नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी जन्म कुंडली विश्लेषण पर। और कुछ दर्शक काफ़ी दिनों से ये चाह रहे थे कि उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए, और वाकई आप सभी बधाई के पात्र हैं जिस तरीके का धैर्य आप लोगों के अंदर है, क्योंकि व्यस्तता में कई बार 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो जाते हैं। और साथ में ये भी हमारा जो ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हमारे वीडियो आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और आज जिस कुंडली के बारे में हम बात करेंगे, यह कुंडली भी अपने आप में विशेष है, कुछ अच्छे योग भी हैं। तो आइए बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या आप अपनी जन्म कुंडली का या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। अब आज जो कुंडली हमारे सम्मुख है उसमें डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1995, टाइम ऑफ बर्थ है 12:20 AM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है दार्जिलिंग। नक्षत्र है अनुराधा, नक्षत्र स्वामी है शनि और लग्न नक्षत्र स्वामी सूर्य है। यानी जन्म नक्षत्र और लग्न नक्षत्र स्वामी एक दूसरे के शत्रु हैं। इनका लग्न है धनु और इनकी राशि है वृश्चिक। यहाँ मित्रता है, क्योंकि यहाँ जो लग्नेश है वह गुरु हैं और यहाँ जो चंद्रमा जिस राशि पर है उसके राशि मंगल है। तो ये हमने एक बेसिक समझ लिया कि अब जो पूरा इनके जो व्यक्तित्व आता है लग्न, राशि और नक्षत्र के हिसाब से, तो अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी होते हैं, बहुत सहृदय होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, त्यागी होते हैं और बहुत कर्मठ होते हैं, ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो वहीं लग्न धनु होने की वजह से अत्यंत स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण और सही मार्ग पर चलने वाले, दूसरों को सही सलाह देने वाले और बहुत ज़्यादा मान सम्मान के इच्छुक, प्रसिद्धि के इच्छुक होते हैं। तो वहीं राशि वृश्चिक होने की वजह से स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा भी रहता है। तो वहीं खोजी प्रवृत्ति भी रहती है और अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। तो कुल मिला करके यदि देखा जाए तो व्यक्तित्व इनका बड़ा अच्छा बन जा रहा है। और तभी मैंने कहा था कि यह कुंडली कुछ मायनों में विशेष है, तो परेशानियां भी हैं, और वो तो देखिए हर एक कुंडली में होती है। विशेष इसलिए कि आपको दिखेगा कि चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च के हैं, अर्थात माल्यव्य योग बना रहे हैं, पर शुक्र शून्य अंश पर है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो जो लग्न है यह 29 अंश पर है, यानी ये स्थिति अच्छी नहीं है। और यह जन्म संधि काल का लगभग हो गया कि अगर हम लोग 12-20 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट 5 मिनट आगे बढ़ते हैं, 5-10 मिनट, तो हमें दूसरा लग्न मिल जाएगा। तो यह संधि काल का जन्म हो गया। और अमूमन संधि काल में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनके जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है। तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन में संघर्ष शुरू से रहा होगा। बताइएगा जरूर कमेंट करके। दूसरी बात, यहाँ लग्नेश गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु 21 अंश पे हैं। तो गुरु के डिग्री वाइज तो अच्छे हैं, लेकिन प्लेसमेंट वाइज गुरु अच्छे नहीं हैं। ये जो गुरु 12वें भाव में चले गए हैं, तो 12वें भाव में जाने की वजह से लग्नेश जब 12 छठे 8वें और 12वें में जाते हैं तो लग्न भंग योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। यानी अगर औरों को सफलता प्राप्ति के लिए मान लेते हैं कि 2 घंटे का काम करना है, उदाहरण दे रहा हूँ, औरों को सफलता के लिए 2 घंटे का काम करना है, तो उसी सफलता के लिए आपको 4 से 5 घंटे काम करने पड़ेंगे। यानी और रिजल्ट कम आता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और रिजल्ट कम आएगा। ये स्थिति बनती है जब लग्नेश होते हैं कहाँ, 12वें भाव में।
दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव के स्वामी शनि हैं और शनि तीसरे भाव में है और अपने ही भाव में है। शनि की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है, शनि 26 अंश पे है, तो कोई बात नहीं है। शनि वृद्धावस्था के ग्रह हैं और डिग्री का महत्व है, लेकिन डिग्री से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पर शनि जो है 28-29 में होते तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती। यहाँ शनि आपको मेहनती बना देंगे, लेकिन होगा क्या आपके साथ, आपके मेहनत में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लग्नेश चले गए हैं कहाँ, 12वें भाव में, और चंद्रमा नीच के हैं। हालांकि नीचत्व भंग है, फिर भी चंद्रमा नीच के होते हैं तो मन थोड़ा कमज़ोर होता है। नीच भंग के बाद भी मन कमज़ोर रहता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा शंका, सुशंकित होना और बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में अपने कार्य को भी भूल जाना, कई बार कार्य को इग्नोर कर देना, मूडी होना, ये चीज़ें जो है वह दृष्टिगोचर होती हैं जब चंद्रमा नीच के होते हैं। अपनी इर्द गिर्द एक दुनिया बना लेना, यह भी जो है मैंने कई बार देखा है जब चंद्रमा नीच के होते हैं। तब शनि की यहाँ स्थिति आपको पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेगी और जीवन काल में ऊंचा उठाएगी। परंतु एक बात ध्यान रखना है कि धनु लग्न में शनि मारक होते हैं और अकारक होते हैं, तो शनि बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। पैतृक धन संपत्ति के लिए शनि की स्थिति अच्छी है, परंतु शनि आपको बहुत भला करेंगे। इस लग्न में बहुत भला नहीं करेंगे। हाँ, उनका जो बेसिक स्वभाव है, मेहनत करा देना, भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य में विलंब कर देंगे, और वो शत्रु दृष्टि है इनकी, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये काम शनि करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये चले गए हैं वैभाव, हाँ वैभाव में है, 12वें भाव में। तो ये वैभाव में है, तो यह इस बात का इशारा है कि जो सुख की प्राप्ति होगी वो अपने जन्म स्थान से दूर होगी। यानी अपना जो कुटुंब है, अपना जो आपका जहाँ पे चल संपत्ति है, जहाँ पे आपकी जड़ें हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको दूर जाना होगा। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ शुक्र का उच्च का होना मालव्य योग बना रहा है, और अमूमन जिनके कुंडली में शुक्र बली होते हैं या मालव्य योग बना रहे होते हैं, उनको अपने जीवन में चकाचौंध की चाहत होती है, लग्जरी की चाहत होती है, सुख सुविधा की चाहत होती है, अद्वितीय लोकप्रियता की चाहत होती है। वो चाहते को इतने लोकप्रिय हों कि कोई मुकाबला न कर पाए, यानी वो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं अपने लाइफ में। और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लाभेश है और साथ ही साथ षष्ठेश भी हैं। तो यहाँ षष्ठेश हो के उच्च के हैं और लाभेश होकर के भी उच्च के हैं, परंतु शुक्र शून्य अंश पे हैं। तो आपको लाभ लेना है, शुक्र का प्रभाव लेना है जीवन में, तो शुक्र को एक्टिवेट करना होगा, शुक्र को बली करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम पंचम भाव। सूर्य, बुध और केतु हैं वहाँ। पहले इनका फल बता देता हूँ, फिर मंगल का फल बताऊंगा, क्योंकि मंगल पंचमेश। सूर्य और बुध धनु लग्न में। सूर्य कहाँ के स्वामी? सूर्य स्वामी हैं 9वें भाव के, और बुध कहाँ के स्वामी? 10वें भाव के और 7वें भाव के। यानी सूर्य केतु का बाद में बताऊंगा। अभी सूर्य बुध की जो युति है, यह श्रेष्ठ बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है, और वह भी एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में स्थित है। तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण कर रही है, और नौमेश और दशमेश एक साथ कहीं त्रिकोण में स्थित हो जाए या केंद्र में स्थित हो जाए तो यह प्रबल राजयोग होता है, और यह जातक को सत्ता और शासन के करीब भी ले जाता है, और यह योग राजनीति में उच्च पद भी प्रदान करता है। कई लोगों की जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां भी बनी हैं। परंतु आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 3 अंश पर, बुध 7 अंश पर, तो बुध तो अस्त है। परंतु एक बात कह दूं यहाँ कि बुध चूँकि सूर्य के करीब ही रहते हैं, तो बुध को अस्त होने का दोष उतना नहीं लगता। दूसरी बात, ये सूर्य और बुध आगे हैं केतु और राहु के प्रभाव में, और राहु सूर्य सबसे बलवान तेजस्वी ग्रह है, पर सूर्य को भी कौन ग्रहण लगा देता है? राहु और केतु। तो यहाँ ग्रहण योग का निर्माण हो गया। तो ये ग्रहण और ये बुद्धि भाव में लगा है और संबंध, और यहाँ के स्वामी जो हैं मंगल, वो अभी नीच के होकर के कहाँ स्थित है? 8वें भाव। यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई में ब्रेक हुआ होगा, बाधा आई होगी, 1-2 साल खराब हुए होंगे, कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ निसंदेह आपके जीवन काल में बनी होंगी। प्रेम प्रसंगों में भी तनाव दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट हैं,
और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, तो प्रेम प्रसंग में तनाव भी जो है वह दृष्टिगोचर हो रहा है। अब यहाँ के स्वामी मंगल नीच के हो गए हैं, तो संतान प्राप्ति में भी आपको परेशानी होगी, संतान प्राप्ति में भी विलंब होगा। परंतु यहाँ एक और गौर करने की बात है, मंगल किसकी राशि में है? चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा किसकी राशि में है? मंगल की राशि में। तो जब दो नीच के ग्रह राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो उनका निषत्व भंग हो जाता है और बन जाता है नीच भंग राजयोग। लेकिन इस जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम के स्वामी है। हालांकि चंद्रमा को अष्टमत्व का दोष नहीं लगता, परंतु मंगल जो पंचमेश होकर के चले गए, इसकी वजह से थोड़ा संघर्ष बढ़ा देगा। हालांकि नीच भंग मंगल का भी हो गया है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, परंतु विपरीत राजयोग का पूर्ण लाभ आपको इसलिए नहीं मिल पा रहा है, या नीचभंग राजयोग का, क्योंकि आपके लग्नेश में बल नहीं है। तो वहीं अगर देखा जाए तो राहु लाभ भाव में है, और लाभ भाव में राहु आपके लिए शुभ है। राहु आपको जीवन में अचानक लाभ के मार्ग भी प्रदान करेंगे। आपके D9 चार्ट में गुरु नीच के हो गए हैं, जो कि लग्नेश हैं आपके, यानी मैं देख रहा हूं कि लग्न का अंश कम लग्नेश व्यय में, और D9 यानी नवमांश चार्ट में लग्नेश कमजोर है। इसी वजह से पर्याप्त योग्यता रहते हुए भी, पूर्ण योग्यता रहते हुए भी आपको उस तरीके का लाभ जीवन में नहीं मिल पा रहा है। तो D9 चार्ट में मंगल उच्च के हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति पंचमेश का उच्च का होना। अब मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूँ। आपका जो पहला प्रश्न आपने पूछा वह यह पूछा कि आप मुंबई जाके करियर बनाना चाहती हैं, क्या आप इसमें सफल होंगी? अब देखिए, मुंबई जाना चाहती हैं आप, आपकी जन्म कुंडली एक इशारा तो कर रही है। शुक्र जिसका उच्च का होता है, आपको हो सके तो मॉडलिंग का शौक़ होगा, एक्टिंग का शौक़ होगा, या संगीत गायन का शौक़ होगा। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो जनता के बीच लोकप्रिय बनाती हैं, वह आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र आपके केंद्र में है और उच्च के हैं, तो शुक्र का जो नेचर है, गुण है, वह आप में आएगा। रिजल्ट जो है, जो अच्छा फल है, वह कम मिलेगा। तो मुंबई जाके अगर आप एक्टिंग वगैरह में करियर बनाने का सोच रही हैं, या इस तरीके का अगर है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैं दिशा से देखूं तो जो आपके कर्मेश हैं और नवमेश भाग्येश हैं, दोनों कहाँ स्थित हैं? मेष राशि पर। तो यह आपके जन्म स्थान से पूरब की तरफ या जन्म स्थान के आसपास ही आपके भाग्योदय को दर्शाते हैं, और वहाँ राहु केतु का ग्रहण भी है। तो कुल मिला जुला के आपको कहीं भी आप रहें, परेशानी आपको रहेगी। ऐसा नहीं है कि मुंबई जाइएगा तो आपके साथ कुछ चमत्कार हो जाएगा और आपका करियर बहुत तेज़ी से जो है करियर ग्राफ वो ऊंचा उठ जाएगा। दूसरी बात आपने बोली कि करियर जो है मेरा किस फील्ड में होना चाहिए, तो मैंने आपका इंटरेस्ट तो बता दिया। फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो नवमेश और दशमेश है, जो इनकी युति है, यह आपको हालांकि सरकारी सेवा में ले जा सकती थी, परंतु चूँकि राहु और केतु का बाधा है, तो मैं कहूँगा कि अगर अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है, वर्तमान महादशा, और बुध कारक होते हैं मैनेजमेंट के, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, तो अगर आप इनकी पढ़ाई करें और इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहें तो आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। स्पेशली मैनेजमेंट में, इंटीरियर डेकोरेशन में, फैशन डिज़ाइनिंग में अगर आप इधर ट्राई करें, स्पेशली फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। फिर आपने पूछा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वह कैसा होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो देखिए, और विवाह कब होगा, यह भी आपने पूछा है। आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है यह बुध है, और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ है, और बैठा कहाँ है? पंचम में। तो जीवन साथी आपका अच्छा होगा, सम्मानित होगा, रोबीले व्यक्तित्व का होगा, क्योंकि सूर्य भी हैं, सूर्य के साथ स्थित है। थोड़ा स्वाभिमानी भी होगा और गुस्सैल भी होगा, क्योंकि मंगल की राशि पर है, एक अग्नि तत्व के ग्रह के साथ सप्तमेश और अग्नि तत्व की राशि पर, तो क्रोध तो होगा उसके अंदर, परंतु वह अच्छा होगा। और विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। लेकिन पुनः कह दूं, वैवाहिक जीवन में खटपट बनी रहेगी, नोक झोंक चलती रहेगी, कई बार ज़्यादा लड़ाई भी होगी, क्योंकि राहु और केतु का भी प्रभाव है, और आपके अष्टम भाव में मंगल है। हालांकि मंगल नीच के हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मांगलिक दोष से। दूसरी बात कर दूं, आपने पूछा विवाह कब होगा, तो देखिए, अम्मा जब लड़कियों की बात होती है तो विवाह सप्तम
भाव के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा में तो बुध की महादशा आपकी चल रही है। सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित हैं उनके साथ लड़कियों की कुंडली में गुरु नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक होते हैं। तो अभी आपकी बुध में राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु का भी प्रभाव हालांकि है सप्तम भाव में। इसके बाद आपकी गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी तो 2023-24 आपके विवाह के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि क्या आपका लव मैरिज होगा, तो देखिए इसकी पूर्ण संभावना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो सप्तमेश है वह पाप प्रभाव में है, और जब सप्तम भाव या सप्तमेश पाप प्रभाव में होता है तो व्यक्ति का जो रुझान होता है वह प्रेम विवाह की तरफ अवश्य होता है। और चूंकि आपका शुक्र भी मजबूत है तो यह इस ओर इशारा कर रहा है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है, पर उसमें काफ़ी बाधाएं और मुश्किलें आएंगी, क्योंकि राहु और केतु का वहाँ पर संबंध और शनि की भी दृष्टि है। इस वजह से इतना विलंब हो रहा है। मैंने क्या कहा, शनि की दृष्टि होगी जहाँ वहाँ विलंब, और यहाँ शनि की नीचे दृष्टि है। तो शनि की जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर भी है, भाग्येश पर भी है, कर्मेश पर भी है और सप्तमेश पर भी है। अब यहाँ विलंब कहाँ कहाँ हो रहा है आपका, भाग्य साथ देने में विलंब, करियर सेटल होने में, आपको सेटल होने में, करियर को ऊंचाई मिलने में विलंब, विवाह में विलंब, वैवाहिक सुख में विलंब, और अगर अफेयर आपका चल रहा है तो वहाँ मानसिक परेशानी, लड़ाई झगड़े से आपकी मानसिक शांति जो है वह भंग होने की स्थिति में है। यानी कुल मिला जुला करके शनि की दृष्टि भी जो है यहाँ पर तृतीय दृष्टि, यह भी परेशानी के कारण बन रही है आपके जीवन में। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए जिससे आप अपने करियर को और आगे ले जा सके, तो सबसे पहले आंख मूंद के आप लग्न को बलि कीजिए, लग्नेश को बलि कीजिए, गुरु का आप उपाय कीजिए। गुरु के उपाय के लिए क्या कर सकती हैं आप, पुखराज धारण कर सकती हैं, टोपाज धारण कर सकती हैं, गुरुवार का व्रत कर सकती हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकती हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकती हैं। अब डिटेल में यहाँ इस मंच पर बताना संभव नहीं है। इसके बाद आपको और क्या उपाय करने हैं, तो उपाय ये करना है कि जो आप पे राहु और ये सूर्य केतु के साथ जो ग्रहण योग लगा है, यह मेष राशि में लगा है, यह स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इसका उपाय कीजिए। बुध केतु की युति और राहु का संबंध आपके जीवन की जो सपने हैं उनको पूरा नहीं होने दे रहा है। तो अगर आप इसका उपाय कर लें और गुरु का उपाय कर लें तो बहुत हद तक, क्योंकि महादशा आपकी बहुत अच्छी चल रही है, महादशा आपकी बुध की चल रही है, और बुध की महादशा में अमूमन व्यक्ति कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। पर आपके साथ मुझे समस्या ये दिख रही है। पर पुनः कह दूं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत योग्य हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, अपार क्षमता है, और आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकती हैं। लेकिन ग्रहों में कुछ परेशानियों की वजह से आपका जीवन जो अभी संघर्ष में है। तो मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी हो, आप समृद्ध हों, आपके सपने पूरे हों, और आप जो चाहती हैं वह पूरा हो। और मैं तमाम जो दर्शक यह वीडियो देख रहे हैं या जो नवीन दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी के स्वस्थ, सुखद, यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जन्म कुंडली विश्लेषण। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें, क्योंकि यही हमारे लिए संजीवनी का काम करती है, और हम और उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने के लिए और इस तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।